Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture, we were discussing different page replacement algorithms, and जो आखिरी algorithm हमने देखा था that was about least recently used LRU algorithm. और उसकी दो implementations हमने discuss की थी. एक counter implementation के वो कहता क्या है कि every page has a entry of a counter, and whenever the page is referenced through this entry, the copy of the clock is copied basically into that counter. तो उससे हमें ये पता लग जाता था कि कौन सा पेज जो है वो सबसे पुराना है और कौन सा नया है. तो लीस्ट रीसेंट का मतलब होगा जो सबसे पुराना क्लॉक वैल्यू जो होगी, टाइम स्टैम्पिंग उसकी हुई होगी, तो वो पता लग जाएगा कि वो लीस्ट रीसेंट है. फिर उसकी एक दूसरी इम्प्लीमेंटेशन ने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखी थी, वो भी मैंने आपके सामने ये जो इस स्लाइड पे एक्सप्लेन की थी, और इसमें हमने जो है ना डिटेल में मैंने बात की थी कि इसको डबली लिंक रिप्रेजेंटेशन में यूजिंग स्टैक जो है वो कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और उसकी फिर बाकायदा मैंने आपको उसकी मिसाल भी दी थी डायग्राम से कि 6 पॉइंटर्स कैसे इसमें अपडेट होंगे वगैरह वगैरह. तो आज इसी एल्गोरिथम की एक दूसरा एल्गोरिथम है विच इज स्टैंड्स फॉर LRU अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम्स. और ये क्या कहता है कि विद ईच बिट विच ईच पेज, ये भी बेसिकली उसी तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें पिछले एल्गोरिथम से कि देयर इज अ बिट विच इज इनिशियली 0, ठीक है ना जी. When the page is referenced, bit is set to 1. अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपकी मुख्तलिफ पेजेस रेफर हो रहे हैं किसी प्रोसेस के, मिसाल पेज नंबर 17 है, 3 है, 9 है, 8 है, तो साथ में आपने एक बिट अटैच की हुई है. तो जो जो रेफर हो जाता है ना पेजेस रेफरेंस, उसकी बिट इनिशियली सबकी बिट्स 0 सेट थी, लेकिन जो रेफर होता जाता है वो 1 हो जाती है उसकी बिट. फिर थोड़ी देर बाद ये रेफर हुआ तो ये 1 हो गई, फिर ये हो गया तो फिर ये 1 हो गई, इस तरह. ठीक है जी. वो कहता है ये कि जिस पेज की बिट 0 होगी ना उसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि इसका मतलब है कि वो रेफर नहीं हुआ बड़ी देर से, या हुआ ही नहीं सिरे से. अब वो उसका तरीका बताएगा कैसे वो करेगा. वी डोंट नो द ऑर्डर हाउ एवर. अब लेकिन वो कहता है इस मसले में हमें ये नहीं पता, क्योंकि जब ये सारे 1 हो जाएंगे और या सारे 0 होंगे, तो अब हमें भी इससे ये नहीं पता लगेगा कि इन जब 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 जाहिर बात है वैल्यू सेम हो जाएगी तो फिर सबसे लीस्ट रीसेंट कौन होगा ये नहीं पता लगेगा, हमें ऑर्डर नहीं पता लगेगा. तो उसके लिए उसने एक मैकेनिज्म आगे दिया जिसको कहता है सेकंड चांस एल्गोरिथम LRU का. थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन की है, और वो कहता है कि वी नीड अ रेफरेंस बिट, जो कि ऊपर एक्सप्लेन हो गई. क्लॉक रिप्लेसमेंट होगी, मतलब क्या कि क्लॉक वाइज वो इन पेजेस पर से गुजर के ऐसे आएगा, बार बार इनको चेक करेगा क्लॉक वाइज. ठीक है, ऐसे राउंड रॉबिन में समझें कि इसको चेक करेगा. अगली डायग्राम जो आ रही है वो उसमें आपको ये समझ आ जाएगी. ये देखें यहाँ पे ये पेजेस हैं, मिसाल के तौर पे ये पेज नंबर 3 है, ये 19 है, ये 27 है, ये 6 है, ये जो है ना मिसाल 8 है, ठीक है, और वगैरह वगैरह, ये सारे पेजेस हैं. अब वो ये देखें यहाँ से एक क्लॉक साइकिल में, यानी यहाँ से बाद में ये फिर एरो यहाँ चला गया, ये एक सर्कुलर आप समझ लें कि एरे है, लिंक्ड लिस्ट है, ऐसे समझ लें रिंग की शक्ल में. और इसमें एक पॉइंटर खड़ा है जिसका नाम उसने रखा है नेक्स्ट विक्टिम. अब नेक्स्ट विक्टिम क्या चीज़ है? नेक्स्ट विक्टिम नाम से ज़ाहिर है कि भाई नेक्स्ट शामत किसकी आएगी, जिसको मेमोरी से निकाला जाएगा, उसका मतलब है नेक्स्ट विक्टिम. तो ये पॉइंटर उसकी निशानदेही करेगा. लेकिन ये काम कैसे करेगा वो एक्सप्लेन करता है कि इफ़ द जो है if the page to be replaced in a clock adder has a reference bit of 1, then set reference bit to 0, leave the page in memory, replace the next page in clock counter subject to the same rules. अच्छा, ये क्या बात है? वो कहता है ये ना कि ये डायग्राम से इसको अच्छी तरह आप समझ जाएंगे. मिसाल के तौर पे ये अगर स्टेटस है, ठीक है ना जी, पेजेस का फिलहाल, तो अब ये पॉइंटर राउंड रॉबिन में घूमता जाएगा, आगे आगे जाएगा. जिसकी बिट 0 मिल गई ना, रेफरेंस बिट 0, उसको ये पेज को निकाल देगा, उसको ये तसव्वुर करके निकालेगा कि ये सबसे लीस्ट रीसेंट है.
क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि क्लॉक रिप्लेसमेंट, वो सर्कुलर ऐसे क्लॉक वाइज चलेगा इस पेजेस पे, ठीक है ना, बार बार। और अगर उसकी रेफरेंस बिट 1 है तो इसका मतलब है कि वो अभी अभी रेफर हुआ है या वो रीसेंट है। लेकिन जब वो कहता है उसको रेफर कर देता है ना सेट रेफरेंस बिट में, देन सेट रेफरेंस बिट टू 0। अब मिसाल वो कहता है कि अगर इस पे वो आता है दोबारा, मिसाल के तौर पे वो चक्कर लगा के दोबारा आया और इसके पॉइंटर अब यहाँ से यहाँ आ गया खड़ा है, तो अब मिसाल इस प्रोसेस का एक पेज रिप्लेस करना है तो नेक्स्ट सिस्टम का पॉइंटर जिधर खड़ा होगा वो उसको ही रिप्लेस करेगा, मतलब पेज नंबर 27 अभी इसको रिप्लेस करना है। लेकिन चूंकि उसकी बिट 1 है, वो कहता है कि तुम्हें मैं एक सेकंड चांस देता हूँ। कैसे? वो इसकी बिट 1 को 0 कर देगा, जैसे ये बाकियों की 0 है, और आगे पॉइंटर ले जाएगा। अच्छा, फिर इसकी आगे आया वो भी 1 है तो उसकी भी बिट 0 कर देगा, उसको भी एक चांस देगा पेज 6 को भी कि तुम फिलहाल रहो मेमोरी में, और पॉइंटर नेक्स्ट विक्टिम का आगे राउंड रॉबिन में ऐसे आगे आ जाएगा। जब ये आएगा तो इसको 0 जब मिलेगा ना तो कहेगा हाँ जी तुम्हें तो सेकंड चांस, इसका मतलब है मैं दे चुका हूँ, या तुम्हें सेकंड चांस दे चुका हूँ, क्योंकि जब तुम रेफर हुए थे तो मैंने तुम्हारी रेफरेंस बिट 1 कर दी थी, और जब तुम रेफर जो है ना तुम पे मैं एक दफ़ा घूम के आया था तो तुम्हारी रेफरेंस बिट मैंने 0 कर दी थी, ठीक है। और या ये कि तुम सिर्फ से रेफर ही नहीं हुए, तो अब वो कहता है कि अब तुम्हारी जो है ना वक्त ख़त्म, अब तुम निकलोगे। तो ये नेक्स्ट विक्टिम जिस पे आएगा उसकी मॉड बिट 0 होगी रेफरेंस बिट, तो वो उसको निकाल लेगा उसमें से, रिप्लेस कर देगा उस पेज को बाय एज्यूमिंग ये सबसे पुराना है, ठीक है। और इस तरह ये पॉइंटर आगे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो फिर वापस टॉप पे चला जाएगा, ठीक है जी। अब वापस टॉप पे जब आएगा तो अब देखें ना, इसको इसने नहीं निकाला था लास्ट टाइम ना 27 को, क्योंकि ये इसकी मॉड बिट 1 थी। लेकिन जब ये दोबारा आया इस पॉइंट में, और उस दोबारा आने तक ये रेफर दोबारा नहीं हुआ मेमोरी में, यानी इसकी मॉड बिट 0 से 1 नहीं हुई, और ये पॉइंटर यहाँ घूम घूम के पहुंच गया, तो अब अगर ये पहुंच गया इधर पॉइंटर, तो अब इसकी शामत आएगी। अब 27 नंबर पेज जो है उसको ये मेमोरी से इस प्रोसेस के निकाल देगा। अब यही इसी की जो है ना एक्सप्लेनेशन है, जो है ना 7 वाली जो है ना तस्वीर में उसने दी हुई है ऐसी, कि शुरू में ये नेक्स्ट विक्टिम इधर खड़ा था, अब जब ये इधर से इधर आया तो 1 का मतलब तो है कि तुम्हें मैं एक सेकंड चांस दूंगा, क्योंकि सेकंड चांस का मतलब ये होता है, सीधी सी मोटी मोटी बात समझ लें कि भाई अगर एक दफ़ा तुम रेफर हो चुके हो तो तुम्हारी मोड बिट 0 से 1 हो जाएगी, और तुम पे अगर वो पॉइंटर घूम के दोबारा आ गया और वो मोड बिट 1 थी, तो तुम्हें एक चांस ये दे के आगे वो पॉइंटर चला जाएगा, तुम्हें निकालेगा नहीं मेमोरी से, मिसाल इस पेज 16 को, कि चलो तुम्हें इस मोड बिट को मैं 0 कर देता हूँ 1 से और आगे चला जाता हूँ। लेकिन अगली दफ़ा आया तो फिर 0 मिला तो फिर तो ये जाएगा। लेकिन अगर अगली आने तक ये इस जगह तक पॉइंटर पहुंचने तक ये दोबारा पेज 16 के दरमियान में कुछ देर में रेफर हो गया था, तो मुझे बताएं ये मोड बिट फिर 1 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये पेज रीसेंट पेजेस में से ये कुछ देर बाद फिर रेफर होता है, तो जो ही पॉइंटर दोबारा आता है उसके ऊपर तो फिर ये 1 मिलता है इसको। इसका मतलब है ये इस दौरान फिर रेफर हो चुका था, तो वो इसको फिर एक चांस देगा, इसको 1 को 0 करके फिर आगे चला जाएगा। लेकिन अगर वो घूमता फिरता हुआ आ गया एक पेज पे और वो वहाँ पे उसको 0 ही मिला, तो इसका मतलब है अब वो लीस्ट रीसेंट बन गया, को बड़े अरसे से वो रेफर नहीं हुआ, लिहाजा अब वो उसको निकालेगा। तो यही बात इसने यहाँ पे इस तस्वीर में जो है ना की हुई है कि ये देखें, ये शुरू में यहाँ तक तो तस्वीर सेम है, मोड बिट्स 0 0 थी, इसकी भी 0 है 0 है, ठीक है ना जी। ये यहाँ पे भी ये जो है ना सेम है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ देखें नेक्स्ट विक्टिम 1 आया तो इसने पॉइंट इस पेज को बाहर नहीं निकाला, बल्कि आगे पॉइंटर ले गया और इसकी मोड बिट को 1 से क्या कर दिया, 0 कर दिया। फिर जनाब पॉइंटर जब इस पे आया तो इधर भी 1 था, तो इसने इसको भी 0 करके पॉइंटर आगे ले आया, और इधर पॉइंटर जब आया तो इस पेज लेट से 18 का मोड बिट 0 था रेफरेंस बिट, तो अब वो निकालेगा किसको, पेज रिप्लेसमेंट किसकी होगी, पेज नंबर 18 की होगी, बाय एज्यूमिंग कि ये रेफर नहीं हुआ बड़े अरसे से, और ना इसकी मोड बिट फिर 0 ना रहती। जब बार बार ये रेफर होगा तो ये 0 से 1 होगा, ठीक है ना जी। बार बार रेफर होगा तो 1 होगा, और एक दफ़ा फिर घूम के पॉइंटर आएगा और ये 1 मिला तो फिर इस पर वो आगे खिसक जाएगा। मुख्तसरन ये है कि जब भी आपको रेफरेंस बिट किसी प्रोसेस की किसी पेज की 1 मिलेगी तो ये पॉइंटर उस पर राउंड रॉबिन में आगे जाता जाएगा, और जिस बदकिस्मती से जिस पेज की जो है ना रेफरेंस बिट 0 मिल गई तो इसका मतलब वो लीस्ट रीसेंट है और उसको वो बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो लीस्ट रीसेंट ना होता और रेफर हुआ होता कुछ अरसे में
तो डेफिनेटली इसकी मॉड बिट फिर ये 0 ना रहती, बल्कि मॉड बिट 1 हो जाती, और फिर ये वो इसको ये जो है न निकालता। ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये जनाब आपका सेकंड चांस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जो है उसकी मैंने आपको बता दिया। तो ये भी एक स्कीम हो सकती है, ऐसी भी एक स्कीम डिज़ाइन या डिवाइस की जा सकती है। अब आते हैं जनाब काउंटिंग एल्गोरिथम्स। तो काउंटिंग एल्गोरिथम्स जो है ना, वो जो काउंटिंग पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि कीप अ काउंटर ऑफ अ नंबर ऑफ रेफरेंसेस दैट हैव बीन मेड टू ईच पेज। अच्छा, वो ये काउंटिंग एल्गोरिथम ये कहते हैं कि तुम जनाब एक पेज है ना, तो मिसाल के तौर पे ये मुख्तलिफ पेजेस हैं, पेज नंबर 7 है, 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, तो इनका काउंटर सबका 0 होगा शुरू में। ठीक है जी। और ये जब शुरू में 0 होगा तो ये वो कहता ये है कि इस कीप अ काउंटर ऑफ नंबर ऑफ रेफरेंस दैट हैज़ बीन मेड टू ईच, रिप्लेस पेज विद द स्मॉलेस्ट काउंट। मतलब ये कि LFU में लीस्ट फ्रीक्वेंट वो होगा जिसका काउंट सबसे कम होगा, ये काउंट। अच्छा, अब क्या मतलब इसका काउंट, ये काउंट अपडेट कैसे होगा? वो कहता ये है कि कीप अ काउंटर ऑफ दिस, यानी कुछ ये प्रोसेस लेट्स से P7 है और उसकी ये पेजेस हैं जो मेमोरी में लोड है। अब कुछ देर बाद पेज प्रोसेस 3 लोड हुआ तो इसका काउंटर 0 से हो जाएगा 1। ठीक है। कुछ देर बाद पेज 2 रेफर हुआ तो उसका भी हो जाएगा 1। कुछ देर बाद फिर प्रोसेस 3 रेफर हुआ तो उसका काउंटर हो जाएगा 1 से 2। कुछ देर बाद फिर जनाब प्रोसेस 5 आ जाएगा, उसका काउंटर होगा 1, 0 से प्लस प्लस हर एक का काउंटर होगा जो जो रेफर होता जाएगा। फिर कुछ देर बाद एक पेज रेफर हुआ, पेज नंबर 3, तो उसका काउंटर हो गया 3। फिर कुछ देर बाद पेज नंबर 2 फिर रेफर हुआ तो उसका काउंटर हो गया 2। ठीक है ना जी, समझ आ रही है? फिर कुछ देर बाद जनाब पेज रेफर हुआ, पेज रेफर हुआ 7 तो उसका काउंटर हो गया 1। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये काउंटर अपडेट हो गए तो अब इसका फाइनल ये है काउंट वैल्यू, ये इसकी ये है, इसकी 0 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। अब अगर पेज रिप्लेसमेंट कॉल हो गई, यानी कि भाई इस प्रोसेस को कहा गया कि भाई तुम्हारा पेज एक निकालना है, हमें जो है ना कमी पड़ गई है फ्रेम्स की मेमोरी में, तो अब ये LFU लीस्ट फ्रीक्वेंट किसको देखेगा? जिसकी काउंट वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको निकाल देगा बाय एज्यूमिंग कि वो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंट है। और वो कौन सा है? पेज नंबर आपका ये 1। और है भी ऐसे, क्योंकि देखें पिछले कुछ अर्सों में जितने पेज रेफर हुए हैं उनमें ये पेजेस रेफर हुए थे ना, ये नहीं रेफर हुआ, वरना इसकी काउंट वैल्यू बढ़ चुकी होती। और यही इसका मतलब है लीस्ट रिसेंट है, तो बस इस पेज को वो जो है ना यहाँ से निकालेगा, उसकी जगह नया जो है ना पेज वो प्रोसेस का लोड हो जाएगा। तो ये सिंपल टेक्निक है काउंटिंग एल्गोरिथम की, ठीक है, जो काउंटर्स पे चलता है। अच्छा जी, MFU जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एल्गोरिथम, वो उल्टा चलता है। वो कहता है बेस्ड ऑन द आर्गूमेंट दैट द पेज, जिस पेज की काउंट वैल्यू सबसे बड़ी होगी, लेट्स से अगर इसकी बड़ी है तो इसको कहता है निकालो। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात है। आप कहेंगे कि ये कैसे, कि भाई एक प्रोसेस है वो उसकी जो है ना काउंट वैल्यू सबसे बड़ी है तो वो आप उसको क्यों निकाल रहे हैं? वो तो इसका मतलब है बहुत यूजेबल पेज है और आप उसको निकालते हैं तो ये तो आप जुल्म कर रहे हैं। वो दोबारा आएगा, दोबारा रेफर होगा, फिर दोबारा उसके लिए आपको जगह क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कहता है कि नहीं, MFU जो एल्गोरिथम बनाने वाले हैं उनका आर्गूमेंट ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द आर्गूमेंट दैट द पेज विद द स्मॉलेस्ट काउंट वाज प्रोबेबली जस्ट ब्रॉट इन एंड हैज़ येट टू बी यूज्ड। ये एल्गोरिथम लिखने वाले बिलीवर्स ये कहते हैं कि एक प्रोसेस है, उसका एक पेज आया है, बिल्कुल अभी लोड हुआ है, रेफर हुआ है, लेट्स से पेज 17, तो उसका काउंट उस वक्त 0 होगा, यानी जब पहली दफ़ा आएगा। वो तो अब आस्ता आस्ता जब रेफर होगा तो फिर वो 0 से 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो कहता ये है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, शायद ये पेज हो बहुत फ्रीक्वेंट 17 बाकियों के मुकाबले में। ठीक है ना जी, बाकी ये जो 3 पेजेस हैं लेट्स से इनके मुकाबले में, लेकिन वो बेचारा आया, उनके काउंट मिसाल 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, क्योंकि तो पहले से ही पड़े हुए हैं मेमोरी में। लेकिन ये चूंकि अभी ताज़ा आया है मेमोरी में 17 नंबर पेज इस प्रोसेस का, तो उसका काउंट तो 0 होगा। तो वो कहता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी जो को निकालो, यानी MFU का मतलब ये है कि वो इसको निकालेगा 7 नंबर को, विद द एजम्पशन कि ये 17 को इसलिए मत निकालो कि ये अभी बेचारा अभी तो आया है, तो ये आएगा तो कुछ देर तो सब्र करो, ये कुछ अर्से में ये रेफर होगा, तो तुम्हें इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी तेज़ ये अपडेट होगा 1 से 2, 2 से 3, और शायद वो इतनी तेज़ी से अपडेट हो कि वो इनके काउंटर्स को भी क्रॉस कर जाए।
यानी 6 पॉइंटर काउंटर इसका फ़ौरन बन जाएगा इन तीनों के मुकाबले में कुछ ही देर में। तो ज़रा सब्र करो, इसका बिहेवियर देखो, अगर ये बहुत फ्रीक्वेंट हुआ तो तुम देख लोगे कि इसका काउंटर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा इन बाकियों के मुकाबले में। तो इसलिए फिर इसको मत निकालो, क्योंकि LFU तो है वो तो इसी को ही निकालेगा ना, क्योंकि उसका काउंटर शुरू में छोटा होगा। तो ये अगर एक बहुत भी फ्रीक्वेंट पेज है लेकिन वो बेचारा शुरू में पहले दिन आता है मेमोरी में और थोड़ी देर गुजरी नहीं होती, आप उसको फिर निकालते हैं और कहते हैं क्यों भाई, कहता है तुम्हारा काउंटर बहुत छोटा है। तो देखें, ये अब आपको कुछ समझ आनी शुरू हो गई होगी कि ये दोनों एल्गोरिदम्स अपनी अपनी जगह पर तो सही अजम्पशन लेके चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि दोनों परफेक्ट हैं या दोनों फुली इम्परफेक्ट हैं। नहीं, रियल लाइफ सिनेरियोज में हमें केस टू केस यानी इनका कोई कुछ एमलगम बनाना पड़ेगा, मिक्सचर का कोई ऐसा एल्गोरिदम देना होगा जो कि इस आर्गूमेंट को जो MFU वाले एल्गोरिदम देने वाले हैं उनके आर्गूमेंट्स को भी वो केटर फॉर करे और LFU वाले जो हैं उनको भी केटर फॉर करे। तो जो रियल आपके OSs होते हैं ना, वो याद रखें वो ऐसे प्योरली इन पे नहीं चलते, LFU पे MFU पे या इस तरह भी आगे भी कुछ आएंगे, 2-3 और एल्गोरिदम भी देखेंगे हम। तो वो देखते ही हैं कि रियल लाइफ में ये सारे सिनेरियो ज़हन में रख के फिर वो एक इंटेलिजेंस एल्गोरिदम डिवाइस या डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगली उस पे बहस पे कि फ्रेम्स को एलोकेट कैसे किया जाए, यानी कितने फ्रेम्स किसको दिए जाएं, किस प्रोसेस को दिए जाएं, कितने को दिए जाएं। तो कहता है कि जनाब इसमें तो सीधी सी बात है, इसमें तो इतनी वो नहीं है, लेकिन ये है कि वो आगे बताते हैं कि वो अगली स्लाइड में कि वो कैसे फिक्स एलोकेशन करें या वेरिएबल एलोकेशन करेंगे। 2 मेजर एलोकेशन स्कीम्स हैं फ्रेम्स की, कि एक फिक्स होगी और एक प्रायोरिटी होगी। लेकिन इससे पहले ये ऊपर एक बात करता है कि ये याद रखें कि हर प्रोसेस को कम से कम एक मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेज जो होती है ना, वो हर एक की होती है, वो आप उसको देंगे, क्योंकि अगर वो आपने नहीं दी ना वो मिनिमम नंबर ऑफ जो है ना पेजेस, तो वो चलेगा नहीं, फिर उसकी इंस्ट्रक्शन ही नहीं चलेंगी, एक इंस्ट्रक्शन भी उसकी चलाना मुश्किल हो जाएगी। वो मिसाल एक दे रहा है, कह रहा है कि IBM 370 में 6 पेजेस चाहिए होते हैं टू हैंडल SS मूव इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना जी, मूव ये आपने शायद ये DLD वगैरह में पढ़ी होंगी, जैसे ये असेंबली लैंग्वेज में कि मूव होती है, ऐड है, मल है, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन होती है ना हमारे पास। तो मिसाल अगर एक हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है मूव फ्रॉम A to B, ठीक है ना जी, तो A और B वो 2 ऑपरेंड्स हैं कि A का डाटा आप मूव कर दें B में। ठीक है, वो मे बी डाटा इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, रे हो सकती है, पूरी इसको मूव करें। तो वो कहता है ये कि ये जो है ना इंस्ट्रक्शन, इसको चलाने के लिए वो कहता है कम से कम 6 बाइट है और इट माइट स्पैन 2 पेजेस। ठीक है ना जी, 2 पेजेस फॉर जो है ना, यानी वो कहता है 6 पेजेस टोटल चाहिए मुझे एक मूव इंस्ट्रक्शन के लिए, 2 और 2 पेजेस फॉर्म को हैंडल करने के लिए और 2 जो है ना 2 को, मतलब ये है कि एक तो ये मूव की इंस्ट्रक्शन जिस पेज में डिफाइन है वो 2 पेजेस लेट से वो उसको मेमोरी में तुम्हें लाओगे तब तो इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली चलेगी पूरी लाइन के, जब उसको समझ आएगी कि मूव का मतलब क्या है। तो मूव के लिए जो मूव की जो तारीफ जिन पेजेस में पड़ी है डेफिनेशन, वो 2 पेजेस पे स्पैंड है। अच्छा, फिर फ्रॉम का जो क्लॉज है उसमें ये भी 2 पेजेस पे मुहित है, मिसाल ये डाटा जो है ये भी 2 पेजेस पे मुहित है, ये भी 2 पेजेस पे इंस्ट्रक्शन जो है ना डिफाइंड है, और जिस जगह तुमने लेके जानी है वो भी 2 पेजेस पे मुहित है। अब मुझे आप बताएं ना कि ये पूरी इंस्ट्रक्शन अगर आपकी कोई चलाए ना सक्सेसफुल चलाना चाहता है और बेस्ड ऑन दिस आर्गूमेंट ये जो नीचे मैंने दिए हैं, तो फिर तो मिनिमम आपको 6 पेजेस इस प्रोसेस के इसके लिए चाहिए होंगे हर हाल में, क्योंकि अगर आपने इस प्रोसेस को 6 से कम पेजेस दिए तो इसकी तो एक जेन्युइन एक आम सी इंस्ट्रक्शन भी चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये याद रखें कि हर प्रोसेस की जो है ना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होती है, वो कि वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट तमाम प्रोसेस की मीट तो करते हैं, लेकिन जहन में ये बात आपकी होनी चाहिए कि जो भी एलोकेशन स्कीम आप बनाएं डिवाइस करें उसमें ये चीज़ आपके जहन में हो कि हमने कम से कम कितने पेजेस एक प्रोसेस को चलने के लिए दरकार हैं कि वो कम से कम चल सके। स्पीड की बात नहीं हो रही कि कितना तेज़ स्लो, ज़्यादा पेजेस आप कम देंगे तो ज़्यादा वो स्लो ही होगा, उसमें जो है ना स्वैप इन स्वैप आउट बहुत होंगे, आयोस बहुत होंगी, तो वो तो उतनी सी उसकी स्पीड तो नहीं होगी उस प्रोसेस की।
लेकिन एक होता है चलने की बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो चलने की बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट उसने एक इंस्ट्रक्शन से दी है कि इसके लिए 6 है। अगर आप आपने एक प्रोसेस को 5 पेजेस देकर ये इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो मे भी शायद वो तो ये स्टक हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ पैरेलल में, कि ये भी करूँ, फ्रॉम जहाँ से डाटा उठाना है वो भी मेरे पास हाजिर होना चाहिए 2 पेजेस में, और जिस जगह ले जाना है वो पेजेस भी मेमोरी में होने चाहिए। तो अब ये 6 पेजेस हैं तो आप मुझे दे रहे हैं 5, तो फिर इसका मतलब है मेरा काम तो नहीं चलता। तो इसलिए ये वो एक मिसालन एक ऐसी एक मिसाल जिक्र कर रहा है कि हर प्रोसेस की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब 2 टेक्निक्स वो कहता है इसमें है हमारे पास। एक वो कहता है फिक्स्ड एलोकेशन, एलोकेट करें आप यानी प्रोसेसेस को कोई फिक्स नंबर ऑफ पेजेस, और एक है उनकी प्रायोरिटीज़ को देख के उनको ज़्यादा पेजेस या कम पेजेस या फ्रेम्स मेमोरी के एलोकेट करना। अच्छा, आप फिक्स पे आ जाते हैं, फिक्स की टेक्निक पे। तो फिक्स्ड एलोकेशन तो उसमें जनाब वो सीधा सा फार्मूला है, वो कहता है आप प्रोपोर्शनल एलोकेशन कर दें, या तो इक्वल एलोकेशन है पहली टेक्निक, और या प्रोपोर्शनल है। पहली इक्वल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 100 फ्रेम्स एंड 5 प्रोसेसेस, तो सबको बराबर बराबर 20 दे दो, तो 20 पंजे 100, 20 × 5 = 100, तो बस बराबरी की बुनियाद पे जो ना वो दे दो। लेकिन वो कहने बाज़ लोग कहेंगे कि नहीं यार, इक्वल एलोकेशन इसलिए सही नहीं है कि बाज़ प्रोसेस इनहेरेंटली उनको बहुत पेजेस चाहिए होते हैं। मतलब एक प्रोसेस है जो कि वीडियो को प्रोसेस कर रहा है, और एक प्रोसेस है जो सिंपल टेक्स्ट के साथ प्ले कर रहा है। तो ज़ाहिर है वीडियो वाले को भी आप जनाब 5 पेजेस दे के कहते हैं चलो, टेक्स्ट वाले को तो टेक्स्ट वाले की तो शायद 5 बहुत ज़्यादा हों और वीडियो के लिए शायद 5 बहुत कम हों। तो इसके लिए फिर उन्होंने निकाली प्रोपोर्शनल एलोकेशन। प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये है कि हम ये देखेंगे कि तुम्हारे प्रोसेस का साइज़ क्या है, एलोकेट अकॉर्डिंग टू द साइज़। तो साइज़ ऑफ द प्रोसेस PI जो है ना वो ऐसा है, तो कैपिटल S में समेशन ऑफ तमाम प्रोसेसेस क्या सम आ गया, यानी टोटल कैपिटल S में तमाम प्रोसेसेस के जितने पेजेस चाहिए उनको, मिसाल एक प्रोसेस को 8 चाहिए, एक को 7 चाहिए और एक को 5 चाहिए, तो S में आपका जनाब जो है ना क्या आ चुका होगा 20, क्योंकि टोटल रिक्वायरमेंट जो है ना पेजेस की वो 20 है। अब एक प्रोसेस की 8 है, एक की 7 है और एक की 5 है, और M इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है ना जी, जो कि तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो अब वो कहता ये है कि इसका तो सीधा सीधा तरीका क्या हम कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि जनाब एक फार्मूला बना लेते हैं, एलोकेशन फॉर प्रोसेस PI इज इक्वल टू बेसिकली SI यानी उसकी टोटल साइज डिवाइडेड बाय टोटल साइज इनटू नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल। तो इससे हर प्रोसेस की अपनी रेशो निकल आएगी। अब मिसाल वो दे रहा है नीचे कि अगर आपके पास टोटल 64 फ्रेम्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना जी, और प्रोसेस P1 जो है उसको जनाब 10 फ्रेम्स चाहिए और 2 को 137 चाहिए, ठीक है ना जी। तो इस फॉर्मूले में आप पुट करें 10 डिवाइडेड बाय 137, क्योंकि टोटल रिक्वायरमेंट तो हो गई 127 और जमा देन 137 हो गई। टोटल 137 में से 10 जो है ना इसके हैं, तो इंटू 64 क्योंकि तुम्हारे पास अवेलेबल ये हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली वो कहता है 5 पेजेस तुम जनाब किस में से 64 में से किसको दो, P1 को। और इसी फार्मूले में फिर 127 पुट करो और 137 टोटल पेजेस दोनों को मिला के इंटू 64 करो तो 59, तो वो कहता है 64 में से है ना 59 पेजेस तुम दे दो P2 को अकॉर्डिंग टू द देयर साइज। इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ये प्रोपोर्शनल एलोकेशन होगी, ठीक है ना जी। इस साइज ऑफ द जो है ना आपने उसको देखते हुए फैसला किया कि अब हमने किसको कितने पेजेस जो हैं वो देने हैं, फ्रेम्स जो मेमोरी के एक्चुअली वो किसको किस तरह से एलोकेट करेंगे, तो ये भी एक टेक्निक हो सकती है। अच्छा, दूसरी वो कहते हैं कि नहीं प्रायोरिटी पे आप चलें, यानी प्रायोरिटी एलोकेशन करें, यानी ये तो कोई बात ना हुई कि प्रोसेस छोटा है या बड़ा है। वो कहते हैं कि नहीं, आप ये देखें कि प्रायोरिटी किसी प्रोसेस की अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा दें, क्योंकि वो प्रायोरिटाइज्ड है वो प्रोसेस दूसरे के मुकाबले में। तो कहते हैं अच्छा चले उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं जनाब प्रायोरिटी एलोकेशन पे। प्रायोरिटी एलोकेशन क्या कहती है कि आप यूज़ करें प्रोपोर्शनल एलोकेशन स्कीम यूजिंग प्रायोरिटीज रादर देन साइज। साइज को अपना पैरामीटर मत बनाएं, साइज जो है ना वो आप जेन में रख के जो है ना फैसला ना करें कि इसको ज़्यादा फ्रेम देने कम देने, बल्कि उसकी प्रायोरिटी को बेस करके आप ये पिछले फार्मूला को डिफाइन करें, ये जो आपने किया है।
ये तो आपने किया ना साइज़ को देख के कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, इसकी 127 पेजेस है और उसकी जो है ना 10 फ्रेम्स उसके मेमोरी में उसको चाहिए, इसको 127 चाहिए, तो आपने प्रोपोर्शनली डिफाइन कर दिया कि इसको 64 में से 5 इसके होने चाहिए और 59 इसके होने चाहिए। लेकिन वो कहता नहीं, इसको बात को आप जोड़ें किसके साथ, प्रायोरिटी के साथ रादर देन साइज के साथ। तो अब वो क्या होगी फिर बात कि इफ़ प्रोसेस पी आई जनरेट अ पेज फॉल्ट तो सेलेक्ट द रिप्लेसमेंट वन ऑफ इट्स फ्रेम्स। अब जाहिर बात है कि जब प्रोसेस पी आई एक जनरेट करेगा पेज फॉल्ट, यानी कि उसको एक पेज चाहिए और मेमोरी में उसको देने के लिए आपके पास पेज नहीं है, तो पेज फॉल्ट होगा। तो अब वो कहता है कि सेलेक्ट करो रिप्लेसमेंट के लिए वन ऑफ इट्स फ्रेम। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि तुम उसी प्रोसेस को कहो कि तुम अपना कोई एक फ्रेम जो कि यूज़ नहीं हो रहा उसको बाहर निकालो और ये जो नया पेज तुम्हारा आना चाह रहा है जिसकी वजह से पेज फॉल्ट हुआ है जो मेमोरी में नहीं है उसको तुम उसकी जगह पे लाके रख दो। सिंपल टेक्निक तो एक ही है। दूसरी टेक्निक ये कहती है कि सेलेक्ट फॉर रिप्लेसमेंट अ फ्रेम फ्रॉम प्रोसेस विद लोअर प्रायोरिटी नंबर। तो देखिए, अगर आप प्रायोरिटी लोकेशन पे जा रहे हैं ना तो फिर वो कह रहा है कि नहीं भाई, मैं सिस्टम में 5 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस नंबर जनाब P1, P2, P3, P4, P5 और P3 की सबसे प्रायोरिटी हाईएस्ट है। ठीक है, अब इसका पेज फॉल्ट आता है और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो है P1 की है लेट्स से। तो ये कहता है कि जब इसको पेज फॉल्ट आएगा तो आप इसके एक ख़ास पेज को जब फ्रेम देंगे तो वो एक इससे खाली करके दें, इससे एक निकाल के दें, उसको जगह दें फ्रेम में मेमोरी के। क्यों? क्योंकि इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है और जो है ना उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो उसको पहले आप एंटरटेन करेंगे। तो ये वो दूसरा तरीका है। और पहला जो है ना वो कहता है कि नहीं, तुमने चूंकि पेज फॉल्ट किया तो तुम ही इसका काम खुद करो, अपना ही कोई एक प्रोसेस का जो है ना एक पेज जिसको एक फ्रेम तुमने लोकेट किया मेमोरी में उसको वहां से निकालो और उसकी जगह तुम जनाब क्या करो, नए आने वाले जो पेज है उसको एक मेमोरी में एक फ्रेम एलोकेट कर दो। तो बाल ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं और इसी बुनियाद पे इसको फिर कहा जाता है कि ग्लोबल वर्सेस लोकल एलोकेशन। ग्लोबल रिप्लेसमेंट ये होगी कि प्रोसेस सेलेक्ट्स अ रिप्लेसमेंट फ्रेम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल फ्रेम्स। वन प्रोसेस कैन टेक अ फ्रेम फ्रॉम अनदर। ग्लोबल रिप्लेसमेंट तो फिर ये होगी ना कि तमाम प्रोसेसेस जो है ना उन सब के फ्रेम्स में देखा जाएगा कि जो जिसकी मिसाल इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है और इसकी सबसे ज़्यादा है, तो हम ये देखेंगे ग्लोबल में कि भाई जो है ना सेट ऑफ ऑल फ्रेम्स देखेंगे, वन प्रोसेस कैन टेक अ फ्रेम फ्रॉम अनदर। ये ग्लोबल पॉलिसी हुई। और लोकल पॉलिसी की हुई जो मैंने पहले बताई कि ईच प्रोसेस सेलेक्ट्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम इट्स ओन सेट ऑफ एलोकेटेड फ्रेम्स। यानी एक पॉलिसी ये हो सकती है कि तुम लोगों की भाई प्रायोरिटीज़ जो भी हैं, प्रायोरिटीज़ की बुनियाद पे अगर मैंने तुम्हें शुरू में ही ले साल 10 पेज दे दिए थे और तुम्हारी सबसे लो थी तो तुम्हें मैंने 3 पेजेस दिए थे और इनकी बाकियों की प्रायोरिटी इनके दरमियान थी, तो इसको मैंने 4 दिए थे, इसको 5 दिए थे, इसको 6 दिए थे और इसको 7 दिए थे। तो अब वो कहता है कि नहीं, अब अगर पेज फॉल्ट आया तो अब तो प्रायोरिटीज़ की बुनियाद पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटीज़ का फैसला तो ऑलरेडी करते हुए मैं तुम्हें 10 फ्रेम्स इसके मुकाबले में 3 के मुकाबले में 10 दे चुका हूँ। तो अब जब पेज फॉल्ट तुम्हारा आएगा तो अब दोबारा तुम इससे छीना छिपटी नहीं करोगे कि तुमने एक दफ़ा मैंने ज़्यादा फ्रेम दे दिया फिर भी तुम इससे बेचारे से 3 से भी वो एक छीनते हो, नहीं, बल्कि अब लोकल रिप्लेसमेंट होगी। इन ईच प्रोसेस सेलेक्ट्स फ्रॉम ओनली ओन सेट ऑफ एलोकेटेड फ्रॉम। इसी 10 में से वो किसी गैर ज़रूरी को बाहर निकाल के नए आने वाले की जगह देगा, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी मैंने अब तुम्हारी प्रायोरिटी की बुनियाद पे 10 फ्रेम्स दिए हैं। तो देखें, अब ये इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ग्लोबल एंड लोकल। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जो रियल लाइफ में एल्गोरिथम्स हैं वो इस तरह नहीं है कि प्योरली वो ग्लोबल रिप्लेसमेंट पे चलेंगे या प्योरली लोकल पे चलेंगे या प्योरली फिक्स साइज एलोकेशन करेंगे। ठीक है ना जी, ये सारे एल्गोरिथम्स जो है ना सेपरेटली हम देखते हैं और फिर हम कहते हैं कि इनमें से जो हमें सूट करेगा हम उसको साथ लेके उस एल्गोरिथम को फिर और या उसके मिक्सचर को या उसमें कोई रिसर्च करके उसमें कोई इंटेलिजेंस डाल के कि वो जनाब रियल लाइफ में जो है ना फिर ज़्यादा मुझे वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे और पेज फॉल्ट रेट जो है ना वो जिसमें कम से कम हो, जो हमने वो ऑप्टिमल एल्गोरिथम में पढ़ा था कि इट्स अ गुड एल्गोरिथम जस्ट फॉर कंपैरिजन ऑफ योर टेक्निक। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक जो तस्वर है आखिरी बस इस चैप्टर का, क्योंकि
आज चूँकि आपकी आखिरी क्लास है तो और वक्त भी इतना नहीं है, तो बस ये एक नया कॉन्सेप्ट है थ्रेशिंग का, ये मैं आपको दे देता हूँ। और लास्ट टाइम भी आई बिलीव कि मैंने जब ये कोर्स पढ़ाया था तो इसी जगह पे मोर लेस आके हम स्टॉप हुए थे। तो कंटेंट वाइज भी तकरीबन आप भी उतने ही हैं में पहुंच गए हैं जितना हमने लास्ट जो है ना सेमेस्टर में जो कोर्स पढ़ाया था उसमें कवर किया था। तो इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं अब, जो आखिरी हमारा मौजू है इस चैप्टर का, दैट इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग देखें एक इस्तिलाह है वो इसकी, और पहले उसकी तारीफ पढ़ लें फिर उसको अपने लफ्ज़ों में हम एक्सप्लेन करते हैं कि इफ़ अ प्रोसेस डजंट हैव इनफ पेजेस इन मेमोरी, ठीक है ना जी, तो आपने उसको मेमोरी में जाना ज़्यादा जगह नहीं दी, ठीक है ना जी, यानी मेमोरी में उसको आपने फ्रेम्स इतने नहीं दिए, तो होगा क्या, पेज फॉल्ट रेट बढ़ेगा, वेरी हाई होगा। अच्छा, अब वो कहता है जब पेज फॉल्ट रेट ज़्यादा होगा ना तो उससे क्या नतीजे निकलेंगे, ये 3 नतीजे निकलेंगे। वो ये कि एक तो CPU यूटिलाइजेशन लो हो जाएगी। देखें आपकी, ये मैं थोड़ी डायग्राम बनाऊँ, ये डिस्क है, ठीक है, ये आपकी फिजिकल मेमोरी है जिसमें आपने फ्रेम्स दिए हुए हैं, ठीक है ना जी। ये आपका एक प्रोसेस है जिसका लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जिसमें पेजेस हैं, फिर एक पेज टेबल होता है जिसके ज़रिए आप इंडेक्स में मैपिंग करते हैं और उससे फिर मेमोरी में जाते हैं। तो ये आपकी मेमोरी है, ठीक है ना जी, ये आपकी डिस्क है, ठीक है, और ये आपका प्रोसेस है P7। तो जब आपके इनफ पेजेस ना हो मेमोरी में तो जाहिर बात है पेज फॉल्ट रेट होगा। जब पेज फॉल्ट होगा तो पिछली टेक्निक सभी है जितने एल्गोरिथम्स हम पढ़ रहे हैं उसमें के तहत क्या होगा, आप पेज इन आउट में लगे रहेंगे। किसी एक को कहेंगे ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट है तो फिर सारों को देख के किसी को जगह निकालेंगे। उस दौरान में प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, आयोज हो रहे होंगे ना, कोई पेज बाहर जा रहा है, डिस्क पे वापस कोई आ रहा है नया मेमोरी में, ठीक है ना जी। तो ओएस कहता है कि इस हिस्से में सिर्फ काम हो रहा होगा आपके, और CPU जाना साहब जाना जो 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 एक पेज के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को चलाते हैं और उसका ALU और कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और उसमें जितनी भी ऑपरेशन हो रही होती हैं वो तो सारी होंगी नहीं, क्योंकि आप तो झगड़े में इसमें अभी तक लगे हुए हैं कि इसका पेज फॉल्ट हुआ तो ये आएगा और ये जाएगा और फिर ये आएगा और ये जाएगा। तो CPU यूटिलाइजेशन हो जाएगी सिस्टम की लो, ठीक है जी, जाहिर बात है, मानते हैं हम सब कि ऐसा ही होगा, क्योंकि CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज कब आप कर सकते हैं कि आइडियली सिचुएशन क्या हो कि जितने भी प्रोसेस सिस्टम में बैठे हैं उन सब के जो है ना पेजेस जो जो दरकार हैं ज़रूरी वो सब मेमोरी में हैं और वो स्मूथली सारे चल रहे हैं। तो फिर तो आपकी CPU यूटिलाइजेशन हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो लो नहीं होगी, बल्कि वो CPU ज़रूर किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगा होगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ना हो और वो स्वैप इन स्वैप आउट में ही लगे हुए हैं तो फिर CPU साहब तो खुश हो जाएंगे कि चलो जी बस तुम लोग आपस में झगड़ते रहो, जब तक तुम लोगों के ये पेजेस सेटल हो जाएंगे किसका फ्रेम जाना खाली होगा और कौन उसकी जगह आके अपना पेज बिठाएगा, तो तब फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा जब चलाने की बारी आएगी। लेकिन इस दो आयोस जब हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा पेजेस की स्वैप इन स्वैप आउट हो रहे होंगे पेज, तो उसमें लो CPU यूटिलाइजेशन वो कहता है होगी। अच्छा, जब ये हो रही होगी ना तो आप बड़े गौर से सुने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सोचता है जो इन सब के ऊपर बैठा है कि यार ये तो CPU बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। तो CPU कम इस्तेमाल होने के लिए वो उसको ये शायद शक पड़ता है कि शायद ये वजह है कि ये प्रोसेसेस जो है ना बड़े कम हो गए हैं मेमोरी में, जिसकी वजह से ये जो है ना CPU फारग बैठा हुआ है। तो ये शायद ये वजह है। वो कहता है कि अच्छा, तो वो कहता है इट नीड्स टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो वो कहता है ये कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं नए जो याद करें वो प्रोसेस की डायग्राम में हमने कहा था ना, नया प्रोसेस कहाँ से आता है, जॉब पूल से, ये कहता है जी न्यू होके आता है। तो जॉब पूल से जब वो प्रोसेस बनता है तो हम कहता है कि हम वहाँ पे जो है ना लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर को क्या कहते हैं कि तुम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर दो, सिस्टम में नए प्रोसेस को आने दो। अच्छा, जब वो आएंगे अनदर प्रोसेस एडेड टू सिस्टम, तो भाई आप तो रो रहे थे पहले, आप तो रो रहे थे कि पहले से ही जो है ना मैं जो है ना स्वैप इन स्वैप आउट आयोस बहुत हो रही थी डिस्क और मेमोरी के दरमियान में। अब आप
और वो हो रही थी उस वक्त, मिसाल सिस्टम में 10 प्रोसेसेस थे, आपस में झगड़ रहे थे मेमोरी और डिस्क के दरमियान, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने कहा सीपीयू फारग है, तो इसका मतलब ये है कि शायद जो है ना तुम्हें नए प्रोसेसेस डालने चाहिए ताकि ये सीपीयू जो है ना फारग ना रहे, काम करे। अब जब तुमने प्रोसेसेस और छोड़े तो वो तो ऑल 10 के बजाय 12 हो गए। तो मुझे बताएं कि वो पहले ही झगड़ा कर रहे थे पेजेस का, अब जब 2 और आ गए तो ये तो झगड़ा और सीरियस हो जाएगा, यानी और ज़्यादा स्वैप इन स्वैप आउट के झगड़े तेज हो जाएंगे, क्योंकि अब 10 के बाद मुकाबले में 12 प्रोसेस आ गए। तुम तो ऑलरेडी पहले उनका मसला नहीं रिजॉल्व कर पा रहे थे, तो अब कैसे इनका मसला रिजॉल्व कर पाओगे। तो ये जो मसला है ना, इस सारे मसले का नाम है थ्रैशिंग, कि अ प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट। और ये क्योंकि तुमने ओएस ने ये सोचा कि शायद ये इस वजह से सीपीयू फारिग है, उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन लो है, क्योंकि वो प्रोसेसेस सिस्टम में कम है, तो वो प्रोसेसेस ज़्यादा अलाउ करना बाहर से शुरू कर देता है और इंक्रीज करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और उसका मंतिकली नतीजा ये होता है कि फिर प्रोसेसेस और ज़्यादा जो है ना बिजी हो जाते हैं स्वैप इन स्वैप आउट में, पेज फॉल्ट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो आपने सीपीयू को और फारिग कर दिया, ये तो आपने नई मुसीबत को और अपने लिए बढ़ा दिया। तो इस सारी नई मुसीबत क्रिएट करने का नाम थ्रैशिंग है, कि अगर ओएस ये सोच के नए प्रोसेसेस को छोड़ इजाज़त देना शुरू कर दे कि लो सीपीयू यूटिलाइजेशन इस वजह से है कि शायद यहाँ पे सिस्टम में प्रोसेसेस चलाने के लिए बहुत कम है, तो औरों को छोड़ते हैं, जबकि वो कहता है कि उलट मामला है, वो इस वजह से नहीं है, वो इस वजह से है कि मेमोरी में पेजेस को इंटरटेन करने के लिए जो है ना फ्रेम्स नहीं है अवेलेबल, और आपने जनाब उल्टा जनाब और जो है ना प्रोसेस को आने देने शुरू कर दिया है। तो इस सारी सिनेरियो का नाम है थ्रैशिंग। तो अब इसको पिक्टोरियली हम समझते हैं कि आप देखें मज़ेदार, आप जो है ना प्रोसेस डिग्री मल्टी प्रोग्राम, मतलब शुरू में आपके 10 प्रोसेस थे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन आपकी यहाँ इतनी थी, फिर प्रोसेसेस थोड़े बड़े तो सीपीयू यूटिलाइजेशन आपकी, यानी जो आप प्रोसेस बढ़ा रहे थे और सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ रही थी, तो तब तक तो आप खुश थे कि हाँ चलो अच्छी बात है, बढ़ने चाहिए क्योंकि सीपीयू ज़्यादा मसरूफ़ हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे जब आप आए, ठीक है ना जी, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से जब आपने ऑनवर्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा करने की ना, तो सीपीयू मज़ीद जो है ना उसकी यूटिलाइजेशन गिरनी शुरू हो गई, और एक वक्त पे आके बिल्कुल इतनी हो गई, यानी आपने इतने ज़्यादा प्रोसेस कर दिए हैं कि बस अब तो सीपीयू बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, अब तो सारा काम आपने आईओ के में लगा दिया है, यानी स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट पेजेस के। तो ये जो पॉइंट है ना, वो कहता है इससे ऑन जब से ये ग्राफ गिर रहा है, ठीक है ना जी, यानी ये जहाँ तक ये तकरीबन स्मूथ था यहाँ तक, और यहाँ के बाद एकदम शार्प उसने जो है ना उतरा है, यानी डिग्री वाली सीपीयू बिल्कुल लो हो गई, वर्सन हो गई थोड़े से प्रोसेस बढ़ाने से भी। तो ये जो पॉइंट है कि जिसमें आपने थोड़े से प्रोसेस, मिसाल यहाँ पे आपके प्रोसेस जो थे सिस्टम में 18 थे और आपने कुछ ही देर में वो 25 कर दिए प्रोसेस, तो अब आपने देखा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई। तो कहते हैं ये वो थ्रैशिंग पॉइंट है आपका, ठीक है ना, जिससे ऑनवर्ड अब आपकी सारी सिस्टम में थ्रैशिंग शुरू हो जाएगी। तो कहता है इससे हमने बचना है, ठीक है ना जी, थ्रैशिंग से हमने किसी तरह से अपने आप को अवॉइड करना है कि ये ना हो सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम को बेवकूफ़ाना तौर पे गलत तरफ पे लीड करके लेके चला जाता है। और वो असल में सिस्टम जना को चाहिए ये था कि डिग्री मल्टी प्रोग्राम बढ़ाता ना, बल्कि कोशिश करता कम करता और जल्दी से प्रोसेसेस को एंटरटेन करके उसको जनाब सीपीयू यूटिलाइजेशन को उसको बढ़ाना चाहिए था। अच्छा, तो अब हम आते हैं कि फिर क्या करें। तो अब इस मसले को थोड़ा सा डील करते हैं, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो अब आते हैं वापस डिमांड पेजिंग पे एंड थ्रैशिंग पे। देखें, डिमांड पेजिंग में एक चीज़ है कि व्हाई डज डिमांड पेजिंग वर्क, बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेलिटी। और मैं अभी बताता हूँ इस पे कि लोकेलिटी से क्या मतलब है। वो कहता है कि प्रोसेस जो है ना वो माइग्रेट करता है फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर, एंड इट सेज दैट लोकेलिटीज में ओवरलैप एज वेल, ठीक है ना जी, क्लियर है जी। अच्छा जी, अब लोकेलिटी से मुराद आप पेजेस ज़हन में ले आए, खैर है थोड़ी देर के लिए, कि पेजेस में ओवरलैप इन डिफरेंट लोकेलिटीज।
अच्छा, ये क्या बात है भाई? ऐसे समझें कि आप मुझे बताएं कि हैदराबाद में मिसाल आप रह रहे हैं एक लोकेलिटी, हम कहते हैं ना मैं वो फलानी लोकेलिटी में रहता हूँ, सेक्टर H4 की लोकेलिटी में, स्ट्रीट 5 की लोकेलिटी में। तो स्ट्रीट 5 की लोकेलिटी में जब कोई कहता है तो आपके जहन में कोई ख़ास उस स्ट्रीट के अंदर जो 10 घर हैं वही आएंगे जहन में, स्ट्रीट 5 के जो अंदर घर हैं। स्ट्रीट 6 में जो 10 घर हैं वो आपके जहन में नहीं आते, ठीक है ना? या स्ट्रीट 7 में भी जो आगे 10 घर हैं वो नहीं आते। आपको कोई कहे ना कि मैं वो स्ट्रीट 5 की लोकेलिटी में रहता हूँ, तो आप लोकेलिटी से मुराद वो ये 10 घर लेंगे कि इस लोकेलिटी में इसका कहीं घर है, या ये है, या ये है, जो भी है। अच्छा, फिर वो बंदे से भी आप पूछ लेना, ये मिसाल वो इस घर में रहता है, तो वो अपने इस मोहल्ले को वो अपने हमसाए तस्वर करता है। किसी को कहता है कि ये मेरा हमसाया है, ये भी हमसाया है, ये भी है, ये भी है, ये। लेकिन अक्सर वो पिछली गली और उससे पिछली गली वाले को हमसाया ट्रीट नहीं करता, ठीक है ना जी? मतलब ये ना कि वो कहता नहीं ये मेरी लोकेलिटी है, मेरा दायरा का, मैं इसमें मेरा जनाब मेल जोल है अपने मोहल्ले वालों से, और ये तो ये एक लोकेलिटी है। अच्छा, अब लोकेलिटी को इस तरह से हम देखते हैं कि इस डिमांड पेजिंग की सूरत में कैसे हैं कि मिसाल के तौर पे एक पेज है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर मतलब पेजेस रेफर हो रहे हैं। मिसाल ये प्रोसेस है, इसका पेज नंबर 3 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 1 आया, फिर 7 आया, फिर 4 आया। अच्छा, ये एक ख़ास टाइम 10 बजे ये जब आपने देखा तो ये वाले जो है ना हालत थी, यानी कि कितने पेजेस आपके थे लोड हुए हुए थे, और ये 11 बजे, 10 से 11 बजे के दरमियान आपकी जनाब ये पेजेस रेफर हुए हैं। तो आपकी लोकेलिटी में हम कहेंगे कि जनाब आपका जो लोकेलिटी है ना, दैट इज़ लोकेलिटी के लिए आगे एक सिंबल हम डेल्टा यूज़ करेंगे, ठीक है ना? तो वो है 1 2 3 4 5 6 7, आपकी लोकेलिटी है 7 इसको देखते हुए, ठीक है? यानी कि इसमें 7 रेफरेंसेस हुए हैं पेजेस के। और एक होता है, हम आगे एक इस्तिलाह यूज़ करेंगे, वर्किंग सेट। सेट आप कहते हैं ना जो है ना, सेट की डेफिनेशन आप क्या करते हैं कि सेट में कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। तो जब मैं इस डाटा का सेट निकालूंगा तो सेट में तो यूनिक आएंगी ना वैल्यूज़, तो वर्किंग सेट में आएगा इससे क्या, देखें 1 2 दफ़ा आया, 2 7 भी 2 दफ़ा आया, लेकिन वर्किंग सेट इसका निकलेगा 1 2 3 और 4 और 7, ठीक है ना जी? वर्किंग सेट इससे ये निकलेगा, यानी इसका वर्किंग सेट WS क्या होगा, इसका 1 2 3 4 7, और डेल्टा इसका होगा 7, क्योंकि इस लोकेलिटी में ये 10 घर हैं, ठीक है? अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा मैं अगर आगे थोड़ा सा डायरेक्ट आपको ले जाता हूँ आखिरी इस स्लाइड पे इस टॉपिक की, तो फिर वहाँ पे आप ये वाली बात अब समझ आएगी। ये एक पेजेस हैं जो एक प्रोसेस है, डॉट 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 का मतलब है कि प्रोसेस के कुछ पेजेस रेफर हुए। ये 10 बजे पेज नंबर 2 रेफर हुआ है, और मिसाल ये दिन के 12 बजे ये रेफर पेज 4 हो रहा था जब हमने चेक किया। तो हमने ये एक पैटर्न रखा है, तो हमने देखा कि 10 बजे ये रखा 2, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पेज 6 रेफर हुआ, फिर 1, फिर 5, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, यानी 4 दफ़ा 7। डाटा आपको एक ऐसी जगह का चाहिए था जो कि जो है ना पेज नंबर 7 में मुसलसल पड़ा था। फिर आपको जनाब कुछ देर बाद 5 मिला है, फिर कुछ देर बाद 1 मिला है। अच्छा, अब वो कहता है T1, यानी 10, यानी यहाँ से लेके यहाँ T1 इस टाइम स्टैम्प तक डेल्टा क्या है, यानी लोकेलिटी में कितने घर हैं, तो आप ये गिने पेजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डेल्टा यानी लोकेलिटी इज इक्वल टू डेल्टा, जिसने ये बताया हुआ है इसने, डेल्टा इज इक्वल टू 10, यानी 10 पेजेस आपके इस 1 घंटे में या 15 मिनट में रेफर हुए हैं। और वर्किंग सेट एट T1, यानी T1 डेल्टा 10 के साथ तुम्हारा वर्किंग सेट क्या था इस टाइम तक पहुंचते हुए, यूनिक तुम्हारे, क्योंकि मेमोरी में तो तुमने कितने फ्रेम्स एक्चुअली पकड़े होंगे, अगर ये रेफर बार बार भी हुए हैं तो मेमोरी में तो ये पड़े, ये यूनिक फ्रेम्स है ना, 1 2 5 6 और 7। तो वर्किंग सेट में 1 2 3 4 5 हैं वैल्यू, 5 पेजेस हैं, 5 फ्रेम्स हैं, क्योंकि आप
यानी इसको वर्किंग सेट कहते ही इसीलिए हैं कि तुम्हारी पिछले 1 घंटे में वर्किंग जो 10 रेफरेंसेस हुए हैं उसमें यूनिक वर्किंग कितने पेजेस भी थी। तो उसने कहा था एक तो 7 नंबर पेज मेरा मेमोरी में था जो बार बार रेफर हुआ था, एक जो है ना ये 1 नंबर पेज है जो कि 2 दफ़ा हुआ तो लेकिन पढ़ा तो मेमोरी में एक जगह होगा ना फ्रेम में। इस तरह 5 नंबर पेज 2 दफ़ा रेफर हुआ है वो भी मेमोरी में 1 दफ़ा पढ़ा होगा, और 2 और 6 एक ही दफ़ा रेफर हुए हैं तो वो भी ज़्यादा पढ़े होंगे। तो ये आपकी वर्किंग सेट हुआ। अच्छा, अब ये जो मॉडल है ये क्या है, अब इसको ज़रा देखने से पहले ये तो मैंने आपको समझा दिया कि 2 चीज़ों में फ़र्क समझाने के लिए इस पहली स्लाइड पे कि आपके पास जो है वो कहता ये है कि प्रोसेस माइग्रेट फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर। ये क्या बात है, अब प्रोसेस वो कहता है माइग्रेट करता है एक लोकेलिटी से दूसरी। तो ये ज़रा देखें इस डायग्राम में प्रोसेस देखें, एक लोकेलिटी यहाँ ये ख़त्म हुई, ये एक लोकेलिटी यहाँ तक, तो यहाँ से दूसरी लोकेलिटी शुरू हुई, फिर यहाँ पे T2 पे आपने जब लोकेलिटी तो पिछले 10 रेफरेंसेस निकाले तो 10 की ये लोकेलिटी निकली, ठीक है ना जी। तो अब उसके वर्किंग सेट में सिर्फ ये 2 हैं, यदि बात समझ आ रही है, जबकि पहले वर्किंग सेट में उसके जो है ना 5 पेजेस थे। तो इस वक्त तो इसको फिर आपको मेमोरी में कितने फ्रेम्स देने चाहिए इस प्रोसेस को, इस T2 टाइम स्टैम्प पे इसको तो सिर्फ 2 फ्रेम्स चाहिए, लेकिन टाइम स्टैम्प पर इसको जो है ना मेमोरी में 5 यूनिक यानी फ्रेम्स आपके यूज़ हो रहे थे पैरेलल में। तो देखें अब लोकेलिटीज़ वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट वहाँ पे जो दे रहा है कि प्रोसेस माइग्रेट फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर। तो देखें एक प्रोसेस है वो पहले इस लोकेलिटी में था तो ये यूनिक पेजेस यूज़ हो रहे थे, जब वो थोड़ी देर बाद इस लोकेलिटी में आ गया तो फिर यूनिक पेजेस ये वो यूज़ होना शुरू हो गए 3-4 जिन पे वो वर्किंग कर रहा था, जिसकी वजह से उसको हम वर्किंग सेट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिफाइन है WSS का मतलब वर्किंग सेट ऑफ प्रोसेस PI, ठीक है ना जी। तो ये बात हुई। अच्छा, लोकेलिटीज़ में ओवरलैप, ठीक है ना जी। लोकेलिटीज़ वो कहता है कि जनाब आपकी ओवरलैप भी हो सकती हैं, मीन्स अ पेज इन वन लोकेलिटी मे बी यूज्ड रेफरेंस अगेन इन अनदर लोकेलिटी, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी ये देखें अगर आप इसी मिसाल पे आ जाएं तो आप देख रहे हैं कि इस लोकेलिटी में जनाब पेज नंबर ये इस मिसाल में है, तो अगर आप देखें तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही लोकेलिटी की। अगर खालिस में इस मिसाल ही को लूँ जो स्लाइड पे देखें, इसमें कोई ऐसा पेज नहीं है जो अगली लोकेलिटी में यूज़ हुआ हो। यहाँ 3/4 है, यहाँ 3/4 सिरे से है ही नहीं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है। अगर आप मिसाल अब यहाँ पे मैं इस जगह पे टाइम T3 पे मैं ज़रा लोकेलिटी ज़रा देखूँ, मिसाल इधर मैं ये एरो ड्रॉ कर दूँ T3, तो पिछले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस की डेल्टा है ना, ये लोकेलिटी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस 10 में आप देखें इसका वर्किंग सेट क्या निकलेगा 2 3 4, ठीक है ना जी। अब ये ओवरलैप कर रहा है ना इस लोकेलिटी के साथ, क्योंकि इसमें 3 और 4 पेजेस पहले भी थे और अभी भी यूज़ हो रहे हैं, और ये 2 जो है ना इसका ओवरलैप कर रहा है उसके साथ जो बहुत पहले कहीं यूज़ हुआ था। समझ आ रही है। तो वो कह रहा है कि लोकेलिटीज़ ओवरलैप भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो इट मे ओवरलैप वो कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना ये समझाने की ये कोशिश कर रहा है। तो आप वो कहता है कि इस बातों को समझाने के बाद वो कहता है कि थ्रैशिंग अकर क्यों होती है। वो कहता है तब होती है जब साइज ऑफ द लोकेलिटी तुम्हारी समेशन, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन द टोटल साइज ऑफ द मेमोरी। क्या मतलब, दैट साइज ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है ना जी, लोकेलिटी का साइज तुम्हारा जो है ना वो टोटल मेमोरी साइज से बड़ा हो जाए, ठीक है ना जी। तो अब मेमोरी साइज ऑफ द लोकेलिटी बड़ी है, ठीक है, और मेमोरी साइज तुम्हारा कम है, तो मैं जाहिरी बात है फिर तो थ्रैशिंग होगी, क्योंकि फिर तो तुम ये समझोगे ना कि सिस्टम ये समझेगा कि जनाब अभी तो ये CPU काम नहीं कर रहा, तो जनाब हम कहते हैं और सिस्टम्स को आने दो। तो लोकेलिटी तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि इट्स द सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज्ड टुगेदर, ठीक है ना। लोकेलिटी में ये सेट ऑफ पेजेस होते हैं, लेकिन पैरेलल में उनको जना आपने कितना दिया हुआ है, जना जगह मेमोरी में फ्रेम्स में कितनी दी होगी जितनी उसके यूनिक पेजेस हैं, ठीक है ना जी। ये इस डायग्राम में इस वक्त ये 3-5 फ्रेम्स यूज़ कर रहा होगा
मेमोरी के, और इस वक्त ये 2 एक्टिवली यूज़ कर रहा होगा और इस वक्त ये एक्टिवली 3 यूज़ कर रहा होगा। ठीक है ना जी। तो अब अगर आपने उसको 2 दिए हुए हैं एक प्रोसेस को, उसकी लोकेलिटी को देखते हुए, और आपने फिक्स कर दिया कि इसकी जनाब मैं 2 ही दूंगा हमेशा, यानी आने वाली लोकेलिटी में तो उसको 3 यूनिक चाहिए। जब कुछ देर बाद तो उसके ये 3 पेजेस रेफर हो रहे हैं बहुत बार, या कुछ देर बाद ये 5 होंगे, और आपने 2 फिक्स कर दिया, तो अब क्या होगा, आपने 2 फ्रेम्स तो मेमोरी में उसको दे दिए, लेकिन अगली लोकेलिटीज़ को आपने कैटर फॉर नहीं किया, या पिछली लोकेलिटी या अगली आने वाली इसको ऐसे ही देख लें। तो अब क्या होगा, वो होगा ना आपकी पेज फॉल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब पेज फॉल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो अब आप जनाब आयो तो थ्रैशिंग होगी कि नहीं, कुछ देर बाद सिस्टम ये सोचना शुरू कर देगा ना कि यार ये प्रोसेस तो बहुत आयो बिजी में लगा हुआ है, तो भाई इसको आयो करने दो, हम इन द मीन टाइम नए प्रोसेस को आने देते हैं। और भाई वो आयो तो कर इसलिए रहा था कि आपने उसको जनाब जगह कम दी थी फ्रेम्स को के लिए उसकी। तो अब आप नए को डालते हैं तो आप मुसीबत डबल कर रहे हैं, दुगनी कर रहे हैं। तो अब वो कहता है कि ये इसलिए ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जब साइज ऑफ द लोकेलिटी तुम्हारी ग्रेटर हो जाएगी टोटल मेमोरी साइज से, समेशन ऑफ साइज ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है ना जी, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपकी थ्रैशिंग अकर होगी। ये किसी एक जो ना प्रोसेस की भी हो सकती है, और पूरे सिस्टम की भी जहन में लगा के आप कह सकते हैं कि टोटल मेमोरी साइज़ कितना है और साइज़ ऑफ द लोकेलिटी, यानी एक प्रोसेस की लोकेलिटी का साइज़, फिर दूसरी का साइज़, फिर तीसरी का साइज़, और उसका समेशन ले लें, तो उससे आपको पता लगेगा कि इसको कितनी मेमोरी में मुझे जगह दरकार है। और उस जगह दरकार करने के पता लगा कि वो मेमोरी, ये जो लोकेलिटी के जितने साइज़ बने, ये मेमोरी टोटल जो साइज़ है उससे बड़े हो गए हैं। तो अब क्या होगा, अब इसका मतलब ये होगा कि आपके पेज फॉल्ट ज़्यादा होंगे। तो पेज फॉल्ट जब ज़्यादा हो जाएंगे तो वही बात है, CPU OS थिंक करेगा कि CPU जो है ना वो अंडर वेट हो गया है, वो तो बिजी नहीं है, लिहाजा फिर वो क्या करेगा, डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा देगा। डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा देगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी सिस्टम में थ्रैशिंग शुरू हो जाएगी, यानी आप तो बिल्कुल ही काम से चले जाएंगे, आपका सारा वक्त जो है ना बस प्रोसेस के पेजेस इन और आउट होने में लगता रहेगा। ठीक है जी। तो ये वो चीज़ जो है ना इसको यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, लोकेलिटी इन मेमोरी रेफरेंस पैटर्न, तो ये आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका जो है ना किताब का एक स्कैन है, लेकिन ये इतना कोई अच्छा नहीं है, कोई इधर इसमें इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बाल ये उसी बात को जो हमने एक्सप्लेन किया उसने उसको जनाब ये पेज के पैटर्न्स को जनाब इसमें प्लॉट करके समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि डेल्टा क्या थी। अभी मैंने सारी जब कहानी आपको समझा दी तो अब हमें ये बात समझ आ गई कि डेल्टा किसे हम कहते हैं, वर्किंग सेट विंडो, यानी ये एक विंडो है ना जिस पे आप काम कर रहे हैं, ये 10 प्रोसेस की एक विंडो है जिसको हमने डेल्टा कहा है। ठीक है ना जी। तो a fixed number of page references, example 10,000 instruction। और वर्किंग सेट क्या चीज़ है, वर्किंग सेट हमने कह दिया कि इट्स वर्किंग सेट, और सेट हमें पता है उसमें रिपीट नहीं होती चीज़ें। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस रेफरेंस इन मोस्ट रीसेंट डेल्टा वेरीज इन टाइम, मतलब ये कि एक ख़ास डेल्टा में तुम्हारे कितने पेजेस रेफर हुए हैं। तो उसमें कहा है कि जनाब T1 पे जनाब 2 और 3 थे, फिर T2 में जो डेल्टा में जो वर्किंग सेट निकला था वो 2, 4, 5 निकला था, T3 पे इस तरह वगैरह वगैरह। तो अब वो कहता है कि 3 बातें करता है जो कि कॉमन सेंस की हैं। कहता है डेल्टा अगर तुम्हारा बहुत छोटा हो गया ना, यानी तुमने 10-10 के चंक के बजाय जनाब तुमने क्या लेना शुरू कर दिए, 3-3 के चंक के डेल्टा निकालना शुरू कर दिए, ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, ऐसे, तो होगा क्या। वो कहता ये है कि इट विल नॉट इनकम्पस द एंटायर लोकेलिटी, यानी ये मिसाल ऐसी है कि आपकी गली में 10 घर हैं, ठीक है, और आप रहते इस घर में हैं, और आपने अपने डेल्टा में जनाब 10 के बजाय 3 रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप तो सिर्फ एक अपना घर, ये और ये साथ वाला हमसाया, ये 3 घर ज़हन में रख के फैसले कर रहे हैं। तो आपसे कोई कहेगा कि भाई ये तो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे पूरे मोहल्ले पूरी लोकेलिटी को जहन में रख के तुम बात नहीं कर रहे, तुम तो अपने सिर्फ 3 को जहन में रख के बात कर रहे हो।
और वो तुम्हारा जो है ना फ़लसफ़ा गलत साबित हो सकता है। मतलब ये है कि ये मोहल्ला तो इन सब का है, और तुम यहाँ पे इन तीनों को सिर्फ ज़हन में रख के कोई काम करोगे तो शायद ये बाकी लोग इस पर एतराज़ करेंगे या वो काम सही नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो जो है ना सिनेरियो को ज़रा आप इस जगह पे इस तरह से फिट इन करें कि अगर डेल्टा स्मॉल है तो फिर इंटायर लोकेलिटी नहीं होगी। यानी क्या मतलब, इन अदर वर्ड्स, कि आप ओएस से सही नंबर ऑफ फ्रेम्स रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें वो जो यूनिक वर्किंग सेट निकलेगा इंटायर लोकेलिटी में, उसमें लेट से जना 279 नंबर पेज चाहिए था जब 10 थी, डेल्टा जब 10 था। लेकिन जब तुमने डेल्टा 2 कर दिया, ठीक है ना जी, या 3 कर दिया, तो अब तो ज़्यादा 3 में वो उसकी यूनिक पेज शायद 1 ही निकले या 2 ही निकले, कि उस पिछले 3 रेफरेंसेस में देखेगा तो एक ही पेज होगा। तो अब एक पेज का मतलब है कि वो एक फ्रेम देगा ना मेमोरी में। लेकिन बात ये है भाई साहब, वो कह रहा है कि ये गलत बात हुई। ये तो अगर आपने एक फ्रेम दे के उस प्रोसेस को जनाब चुप करवा दिया, तो ये तो आगे जाके फिर कुछ देर बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे डेल्टा थ्री के साथ यहाँ पे तो जनाब सिर्फ एक फ्रेम ही डेल्टा, अगर ये 3 होगा तो एक फ्रेम 4 के लिए सिर्फ उसको मेमोरी चाहिए होगी। लेकिन ये डेल्टा आपका यहाँ बिल्कुल फेल हो जाएगा और थ्रैशिंग होने का इम्कान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों रेफरेंसेस यूनिक थे, और इस वक्त पे वर्किंग सेट अगर कोई निकालेगा तो वर्किंग सेट क्या निकलेगा, 236 इस जगह से, अगर डेल्टा ये वाला आप लें, और इस डेल्टा में लेंगे तो सिर्फ 4 निकलेगा। तो अब ये आपने काम कर दिया ना, लोकेलिटी बहुत छोटी कर दी, तो फिर ये मिसलीड कर सकता है नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर फ्रेम्स इन द मेमोरी, यानी किसी प्रोसेस की। तो इसलिए ये कह रहा है, वो ये बात कर रहा है कि इफ़ डेल्टा इज़ टू स्मॉल इट विल नॉट इनकम्पस एंटायर लोकेलिटी, तो ये तुम्हें फॉल्स तरफ लीड करवा सकता है। अगर डेल्टा टू लार्ज हो गया तो वो इनकम्पस करेगा सेवरल लोकेलिटीज। तो ये भी कहता है कोई सही बात नहीं है कि मिसाल आपने डेल्टा इतना बड़ा कर दिया है, यानी कि आप कहते हैं कि जनाब मेरा डेल्टा 20 पेजेस पे रेफरेंसेस पे, तो अब उसमें ये सारे आपने कर दिए, और भाई वो कहता है ख़ास टाइम में मुझे मैक्सिमम 5 पेजेस चाहिए होते हैं। तुमने डेल्टा इतना बड़ा कर दिया है कि अब तुम्हारे वर्किंग सेट में यूनिक पेजेस लेट से कोई 10 निकलते हैं। यानी तुम ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हो कि मुझे 10 पेजेस इस वर्किंग सेट में जो यूनिक यूज़ हो रहे हैं वो इतने के लिए 10 फ्रेम्स चाहिए, जबकि तुम्हें एक्चुअली 10 नहीं चाहिए होते। तुमने ये लोकेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। यानी इसकी मिसाल ये है कि मैं एतबार में रह के कहूँ कि मेरी पिछली गली भी मेरी लोकेलिटी है, उससे पिछली भी मेरी लोकेलिटी है, उससे पिछली भी नहीं है, तो वो कोई नहीं मानेगा आपसे। वो कहेंगे गलत बात कर रहे हो, इम्प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हो, वो तुम्हारी लोकेलिटी में नहीं आ सकते, कि तुम उनका काम भी कर रहे हो कि उतने मुझे पेजेस चाहिए, उतने मुझे फ्रेम्स चाहिए। ओ भाई वो नहीं चाहिए तुम्हें। तो अब क्या निकला नतीजा कि वो कहता ये है कि अगर डेल्टा स्मॉल हो जाए तो वो उसका एक अपना प्रॉब्लम है कि वो फिर सारी लोकेलिटी को इनकम्पस नहीं करता। जब बहुत बड़ा कर देते हैं तो सेवरल लोकेलिटीज़ को साथ में वो इंक्लूड करके जाना अपनी डिमांड देता है, तो ये भी गलत है। और अगर वो कहता है कि इफ डेल्टा इज अनडिफाइंड इट विल इनकम्पस द एंटायर प्रोग्राम, तो बस फिर तो आपने बात ही ख़त्म कर दी कि डेल्टा आपने अनडिफाइंड रख दिया, तो बस फिर इस डायग्राम में तो मतलब ये है कि डेल्टा आपका सारा प्रोग्राम है। मिसाल डेल्टा जब तक आगे जा रहा है ना, जितने रेफर हुए हैं यूनिक पेजेस अब तक वो सारे आपके वर्किंग सेट में होंगे। ठीक है ना जी। तो अगर इस तरह से तो मैं चलूँगा तो ये तो आप हर वक्त मुझे फिर ओएस से कहेंगे कि मुझे, अब ये देखें ना, इसमें ये इसी की मिसाल ले लें तो इसमें कितने यूनिक पेजेस हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ठीक है ना जी, और 7 भी है। तो आपने छोड़ा क्या है फिर मुझे बताएं? सारे पेजेस तो आपने मांग लिए। तो ये तो फिर बिल्कुल वो वाली बात हो गई ना कि एक प्रोसेस की मिसाल, अगर लॉजिकल एड्रेस पेज में 50 पेजेस हैं और आपने इंटायर लोकेलिटी इंटायर प्रोग्राम कर दी है, तो फिर तो आप मुझसे हर वक्त वर्किंग सेट में 50 यूनिक पेजेस ही मांगेंगे, फ्रेम्स मांगेंगे। तो ये भी गलत बात है। और भाई 50 तो एक्टिवली यूज़ ही नहीं होते एक ख़ास टाइम में, तो आप कैसे सारे 50 के 50 मुझसे मांग रहे हैं? और इसको तो इतने देने के लिए ओपन रिसोर्सेज नहीं होते कि जितनी किसी प्रोसेस की डिमांड होगी वो उतनी उठा के आपको दे देगा। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये तीनों बातें है ना, ये अपनी अपनी जगह अलग-अलग फिट नहीं बैठती। अब हमें इंटेलिजेंटली सोचना होगा कि हमने अगर थ्रैशिंग से बचना है तो हमने इस डेल्टा को भी बड़ा इंटेलिजेंटली सेट करना होगा,
और वर्किंग सेट फिर जो उससे निकलेगा वो हमारी जो है ना एक रियलिस्टिक डिमांड होगी कि भाई हमने ओएस से कितने जो है ना यूनिक जो जो पेजेस हैं जो कि वर्किंग सेट में हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं उतने फ्रेम्स मांगने हैं। ठीक है ना जी। तो अब इन सारी बातों को फॉर्मलाइज करते हैं कि डी, ठीक है ना जी, डी वो कहता है कि आपके पास इज इक्वल टू, डी को डिफाइन करता है कि समेशन ऑफ ऑल वर्किंग सेट ऑफ अ प्रोसेस एक का ये है और तमाम प्रोसेस का सम कर लोगे तो टोटल डिमांड ऑफ फ्रेम्स निकल आएगा ना, क्योंकि वर्किंग सेट ऑफ अ प्रोसेस क्या होता है, यूनिक होता है ना। ये जो हमने कहा था ये वर्किंग सेट यूनिक पेजेस होते हैं। तो किसी दूसरे प्रोसेस की भी आप वर्किंग सेट निकाल लेंगे, फिर तीसरे का, चौथे का, तो वो जो जितने यूनिक पेजेस सब के निकल आएंगे वो उनको जमा कर लेंगे तो वो टोटल डिमांड बन जाएगी आपकी कि नहीं, मेमोरी की बन जाएगी फ्रेम्स की। तो वो कहता है कि तुम्हारा डी जो है ना टोटल डिमांड ऑफ फ्रेम्स बेसिकली कहाँ से निकलेगा, तुम्हारे तमाम वर्किंग सेट्स जो प्रोसेसेस के हैं उनका समेशन करके निकलेगा। और मुख्तसरन उसने कहा है कि भाई अगर तुम्हारा टोटल डिमांड ऑफ फ्रेम्स, ठीक है ना जी, टोटल डिमांड ऑफ फ्रेम्स एम से ग्रेटर है, एम हमारा है बेसिकली क्या, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स, ये एम है हमारे पास। ये हमने जैसे इस पिछले एल्गोरिथम में यूज़ भी किया था ये एम, ठीक है ना जी, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स एम, ठीक है ना। तो एम वेरिएबल ये है। अच्छा, तो अब आ जाए तो ये अगर आपकी जनाब टोटल डिमांड ऑफ फ्रेम्स जो तमाम वर्किंग सेट के जमा करने से बनती है तमाम प्रोसेसेस की, वो ग्रेटर हो जाता है तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल फ्री फ्रेम्स से, तो वो कहता है फिर थ्रैशिंग होगी, थ्रैशिंग होगी। कॉमन सेंस है, कहते सही बात है, होगी। अब वो कहता है थ्रैशिंग से अगर तुमने बचना है ना तो पॉलिसी क्या है कि इफ तुम्हारा डी ग्रेटर देन एम है तो फिर बजाय ये कि तुम थ्रैशिंग का शिकार हो और ओएस मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाए, तो तुम बेहतर है कि क्या करो कि सस्पेंड वन ऑफ द प्रोसेसेस। ये है सोल्यूशन तुम्हारा थ्रैशिंग का जो वो डिस्कस कर रहा है यहाँ पे अब तक, कि तुम फिर क्या है, पॉलिसी ये है कि तुम जनाब एक प्रोसेस को सस्पेंड कर दो। तो जब सस्पेंड करोगे, मिसाल के तौर पे सिस्टम में तुम्हारे 10 प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना जी, तो 10 प्रोसेसेस को जब तुम जनाब P10 में से एक को सस्पेंड करोगे तो P9 हो जाएगा। तो उसके जो वर्किंग सेट होंगे प्रोसेस P9 के, लेट से ये वर्किंग सेट थे, तो उसके ये फ्रेम्स तो फारिग हो जाएंगे कि नहीं। जब ये फारिग हो जाएंगे तो तुम्हें ये फ्रेम्स किसी ये बकिया जो 9 प्रोसेस हैं इनको बांटने में तुम्हें आसानी होगी कि नहीं। तो मुझे बताएं कि पेज फॉल्ट जो है ना कम हो जाएंगे कि नहीं, पेज फॉल्ट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये थिंक नहीं करेगा, क्योंकि जब पेज फॉल्ट रिड्यूस होगा तो सीपीयू का यूजेज बढ़ जाएगा, लो सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं रहेगी, बल्कि सीपीयू यूटिलाइजेशन विल बी मोर। तो ओएस इस मुगालते का शिकार नहीं होगा कि सिस्टम में थ्रैशिंग हुई है, ठीक है ना जी। जब ओएस इस मुगालते का शिकार नहीं होगा कि सिस्टम में थ्रैशिंग हुई है, तो इस तरीके से वो एक हल दे रहा है आपको कि यू कैन अवॉइड थ्रैशिंग। सिस्टम को जाना आस्ता आस्ता डेडलॉक की एक पोजीशन में ले जाने से आप टाइमली अपने आप को बचा सकते हैं, अगर आप इस तरह का कोई एल्गोरिथम डिवाइस करें जो इन वेरिएबल्स पे, डेल्टा पे, वर्किंग सेट्स पे और इन तीनों पैरामीटर्स को भी इंटेलिजेंटली, जो हमने डिस्कशन की, इसको इंटेलिजेंटली इनको मिक्सचर को यूज़ करके फिर वो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स, डिमांडेड फ्रेम्स और अवेलेबल फ्रेम्स को जहन में रख के उस पर एक चेक लगाए कि अगर वो ग्रेटर है तो फिर एक एक करके एक प्रोसेस को सस्पेंड करे, और तब तक करे कि जब तक डी ग्रेटर देन एम है। जो ही डी एम के बराबर हो जाए या लेस हो जाए तो वहाँ पे प्रोसेस की सस्पेंशन को रोक दे, क्योंकि फिर उस वक्त में थ्रैशिंग का खतरा हमें नहीं रहेगा। तो बात क्या है भाई साहब, ये जनाब आपको एक आखिरी तसव्वुर था कि थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि सही तरीके से मिल जाए कि व्हाट इज़ थ्रैशिंग। ये थ्रैशिंग इस पूरे फ़लसफ़े का नाम है जो मैंने आपको इन स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है। तो कभी कभी आप ओएस के कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे या कोई
कोई डिस्कशन हो रही होगी या कोई बात कर रहा होगा और वहाँ पे वो कहेगा कि जी थ्रैशिंग से बचने के लिए हमें ये करना पड़ता है, तो आपको पहले तो यही नहीं समझ आएगी कि ये थ्रैशिंग होती क्या है। तो जब आपको थ्रैशिंग पता होगी तो आप उसकी अगली बात को पिक कर सकेंगे कि अच्छा व्हाट दिस जेंटलमैन वांट्स टू से, वो क्या कहना चाहता है। तो बहरहाल इस टॉपिक को बस यहाँ पे हम रोक देते हैं और दिस कंक्लूड्स आवर कोर्स। और ठीक है ना जी। और तो अब अगर आपका कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लें, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा चूँकि क्लासेस पूरी हो गई हैं आज के और टाइम भी क्लास का पूरा हो गया है, लेक्चर्स भी हमारे पूरे हो गए हैं और मोर लेस रफली लास्ट टाइम भी मैंने इसी मौजू तक गालिबन या इससे थोड़ा आगे या इससे थोड़ा पीछे इसी के आसपास कहीं हमने लास्ट टाइम भी जो है ना अपने लेक्चर्स रोक लिए थे, क्योंकि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम जितना एक्सटेंसिवली एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं और कोई वक्त ज़ाया किए बगैर भी हमारे पास इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिलता कि हम जो है ना OS के गो के आपके जो है ना बड़े आस्पेक्ट अभी हमने OS के नहीं कवर कर सके। तो वो अल्लाह करे आपको जो ना हिम्मत हो और आगे फ्यूचर में आप उसको खुद पढ़ें। मतलब वो अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि अगर आप खुद किताब उठा के क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अब आप इतने एक मेच्योरिटी लेवल आपका बन गया है इस कोर्स में कि अब आपको बुनियादी इस्तिलाहात क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं बुनियादी चीज़ों के। तो अब अगर आप डिस्क मैनेजमेंट पे जाके पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और सिक्योरिटी के ऊपर एल्गोरिथम्स OS के पढ़ेंगे, और तो वो चीज़ें आपको कोई इतनी जो है ना वो यूनिक या नई या बिल्कुल ऑल टुगेदर तंग नहीं करेंगी, क्योंकि उसमें वो जो कॉन्सेप्ट्स इस्तिलाहात होंगी वो इन यही यूज़ होंगी। ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर द कोर्स एंड फॉर दिस लेक्चर। If you have any question then you can ask, otherwise we stop here and probably we shall meet in any future courses probably in the next semester. Okay ji, thank you very much. Assalamu alaikum.